नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन हैपर सल्फ के बारे में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और किन किन रोगों में ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आगे कोई टॉपिक डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, शुरू करते हैं। ठंडी हवा न सह सकना, छूने से दर्द बढ़ना तथा मानसिक असहिष्णुता। औषधि सल्फर और किलकिरिया के मेल से बनी है, इसलिए इसका नाम सल्फ्यूरिक कैल्केरियम है। और इसलिए जैसा हम देखेंगे, इसमें दोनों का गुण मौजूद है। इसका यह अभिप्राय नहीं कि इसकी अपनी विशेषता नहीं है, वे तो है ही, परंतु सल्फर और कैल्केरिया दोनों के गुण भी इसमें आ जाते हैं। कैल्केरिया शीत प्रधान दवा है पर भी शीत प्रधान है। सर्दी में तो हरेक को गर्म कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। यह रोगी गर्मी में भी अपने आप को कपड़े से ढके रखता है। दूसरे लोग कमरे में जितना गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं, उससे कहीं अधिक गर्मी यह बर्दाश्त कर सकता है। दरवाजे और खिड़कियां बंद रखता है, अपने ही कमरे की नहीं, अपने घर के 7 कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद किया करता है। सर्दी बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, सोते हुए कहीं से भी ठंडी हवा न घुस सके, इसका प्रबंध कर लेता है। डॉक्टर J.M. सैल्फ्यूरिज कहते हैं कि एक स्त्री जिसके गुर्दे में स्वेलिंग थी, सब तरह के इलाज कराकर जब वह हार गई, तब उन्हें बुलाया गया। यह स्त्री गर्म कंबलों से खूब ढकी हुई थी, परंतु उसने डॉक्टर को कहा कि मुझे ऐसा लगता है जैसे ठंडी हवा मेरी टांगों में घुसी जा रही है, इसलिए मैं इतना कंबल लपेटे रहती हूँ। यद्यपि गुर्दे की बीमारी से हैपर का कोई संबंध नहीं दिखता था, तो भी सिर्फ इस लक्षण पर उसे हैपर 200 पोटेंसी दिया गया और वह भली चंगी हो गई। ठंडी हवा न सह सकना इसका चरित्रगत लक्षण है। छूने से दर्द बढ़ना, जैसे रोगी ठंडी हवा को नहीं सह सकता, वैसे ही छूने को भी नहीं सह सकता। हर प्रकार की असहनशीलता इसमें पाई जाती है। अगर शरीर में कहीं स्वेलिंग हो, फोड़े हों या त्वचा में कहीं फुंसियां हों, तो रोगी उन्हें छूने नहीं देता है। ठंडी हवा का उस पर स्पर्श भी नहीं होने देता है। दूसरे लोग जिस दर्द को साधारण समझकर इधर उधर ध्यान बांट देते हैं, उस दर्द में वह चीखने लगता है, थोड़े से दर्द में बेहोश हो जाता है। इस हद तक उसमें सहनशीलता का अभाव होता है। शरीर में कहीं सूजन हो, कहीं फोड़ा फुंसी हो, न वह उन्हें छूने देता है, न उस दर्द को सह सकता है। उसे दर्द ऐसा महसूस होता है जैसे सुई चुभ रही हो, खपच उनमें धसी जा रही हो। सेंसिटिव टू टच, ठंड को न सहना, स्पर्श को न सहना, दर्द को न सहना, इतने पर भी बस नहीं होता। रोगी की मानसिक अनुभूति भी असहिष्णुतामयी होती है। सामान्य कारण से बहुत अधिक क्रोध आ जाता है, झगड़े के लिए तैयार रहता है, उत्तेजित हो जाता है। यह चित्त विकार उसे इस कदर दबोच लेता है कि बिना कारण के अपने मित्र तक को मारने के लिए उतावला हो जाता है। नाई हजामत करते हुए अपने अभिभावक को उस तरह से गला काटने की सोचने लगता है। अपने को आग से जला डालने के विचार आने जाने लगते हैं। ले लेने ऐसी मनोवृत्ति के परिणाम हैपर इस प्रकार की मनोवृत्ति को बदल देता है।
फोड़ों के लिए सर्जरी का काम करना। हैपरसाइलेसिया मर्कसोल की फोड़े या सुखाने में तुलना। प्राय समझा जाता है कि होम्योपैथी में सर्जरी के लिए कोई दवा नहीं है, परंतु ऐसी बात नहीं है। हैपर को होम्योपैथी का नस्तर कहते हैं। यह होम्योपैथी का सर्जन है। अनेक फोड़े या अनेक रोग जिनका इलाज सिर्फ चीर फाड़ समझा जाता है, हैपर से ठीक हो जाते हैं। जैसे किलकेरिया का अंश होने के कारण हैपर शीत प्रधान है, वैसे ही सल्फर के कारण इसके फोड़े फुंसी का प्रभाव है। फोड़े सुखाने के लिए उच्च शक्ति, फोड़ने के लिए निम्न शक्ति पर विचार। डॉक्टर फैरिंगटन का कथन है कि जब फोड़े में तपकन हो रही हो, फोड़े में दर्द हो, ऐसा प्रतीत हो कि सूजन हो गई है, तब उच्च शक्ति का हैपर देने से सब कुछ ठीक हो जाता है, फोड़ा दब जाएगा। अगर चिकित्सक समझे कि फोड़े को पकाना है और फोड़ना जरूरी है तो हैपर निम्न शक्ति देनी चाहिए। डॉक्टर एलन और डॉक्टर नॉर्टन का भी यही विचार है, परंतु डॉक्टर क्लर्क, डॉक्टर नैश इस विचार से सहमत नहीं हैं। उनका कथन है कि उच्च शक्ति का हैपर दे देना चाहिए और अगर शारीरिक प्रकृति के लिए फोड़े का सूख जाना अभिप्रेत होगा तो फोड़ा अपने आप सूख जाएगा। अगर उसका पकना और फूट जाना अभिप्रेत होगा तो वह अपने आप पक जाएगा और फूट जाएगा। डॉक्टर नैश ने एक रोगी का उल्लेख किया है जिससे उन्होंने सीएम पावर में दिया था। फोड़ा सूखने की बजाय पक गया और फूट गया। डॉक्टर क्लर्क ने एक रोगी के बगल के एक फोड़े का उल्लेख किया है जिसमें पस पड़ चुकी थी, परंतु उसे उन्होंने हैपर 6 दिया और फोड़ा पकने और फूटने के स्थान में सूख गया। इससे यह परिणाम निकलता है कि फोड़े के संबंध में यह देखना चाहिए कि रोगी की सर्दी के प्रति और स्पर्श के प्रति क्या प्रतिक्रिया है। उच्च और निम्न शक्ति का उसे सुखाने या पकाने पर कोई विशेष प्रभाव नहीं है। फोड़े की प्रकृति फूटने की होगी तो उच्च शक्ति को देने पर भी वह फूट जाएगा, सूखने की होगी तो निम्न शक्ति देने पर भी वह सूख जाएगा। हैपरसाइलेसिया तथा मर्कसोल की फोड़े के फोड़ने या सुखाने में तुलना। फोड़े पर जैसे हैपर का स्वभाव है वैसे ही साइलेसिया का प्रभाव है। इन दोनों औषधियों में इतनी समानता है कि दोनों में से कौन सी औषधि दी जाए यह निर्णय करना कठिन हो जाता है। दोनों में त्वचा गंदी है, फोड़े फुंसी ठीक होने की बजाय उससे पस रिश्ते रहते हैं। दोनों में गले में खपच चुभने का सा अनुभव होता है, यद्यपि हैपर में यह ज़्यादा है। दोनों में जरा सी चोट पक जाती है। दोनों शीत प्रधान हैं, परंतु इससे आगे दोनों के लक्षण अलग अलग हो जाते हैं। हैपर गर्म और नमीदार मौसम में आराम अनुभव करता है। साइलेसिया नमीदार मौसम में परेशान हो जाता है। यद्यपि दोनों में पसीना बेहद पाया जाता है तो भी साइलेसिया के रोगी को रात को सिर पर बेहद पसीना आता है, पाँवों पर बदबूदार पसीना आता है, परंतु हैपर के पसीने में खट्टी बू आती है और इसका पसीना दिन और रात दोनों समय आता है। इन दोनों औषधियों में ग्रंथियों का शोध एक समान है, परंतु हैपर की ग्लैंड्स की स्वेलिंग एकदम से होती है, एकदम वेग से होती है। साइलेसिया की ग्लैंड्स में स्वेलिंग धीरे धीरे होती है और अगर रोगी को साइलेसिया न दिया जाए तो उसे आराम होने में बहुत देर लगती है। हैपर का मवाद गंदा मलाई के रंग का होता है। साइलेसिया का मवाद पतला ब्लड मिला हुआ होता है। डॉक्टर फैरिंगटन का कथन है कि फोड़े में पहले हैपर देने की अवस्था आती है, बाद में साइलेसिया की। हैपर में जो
जो स्पर्श प्रति असहिष्णुता पाई जाती है वह साइलेशिया में नहीं पाई जाती। मर्क हाइपरसाइलेशिया, इस क्रम को ध्यान में रखकर देना चाहिए। अगर फोड़े के लिए मर्क दिया जा चुका है तो उसके पीछे साइलेशिया नहीं देनी चाहिए। जब मर्क का प्रभाव चल रहा है तब साइलेशिया का प्रभाव नहीं होता है, गड़बड़ हो जाती है। ऐसी हालत में मर्क के बाद हैपर देना चाहिए और हैपर के बाद साइलेशिया दिया जा सकता है, क्योंकि मर्क के बाद हैपर अच्छा काम करता है। जब फोड़े में मर्क दिया जाए तब औषधियों का क्रम मर्क, हैपर, साइलेशिया यह होना चाहिए। जुकाम, आँख आना, कान पकना, मूत्राशय का शोथ और दस्त, इनमें सड़े पानी की सी बू का मवाद निकलना, खट्टी बू आना जैसे हैपर का फोड़े फुंसियों पर प्रभाव है, वैसे ही इसका शरीर की भिन्न भिन्न अंगों की श्लेष्मिक झिल्लियों की शोध पर भी प्रभाव है। इसी कारण यह जुकाम, आँख आना, कान पकना, मूत्राशय का जख्म, आंतों के शोथ के कारण दस्त आदि को ठीक करता है। ठंडी हवा में जाने से जुकाम का पुराना हो जाना, इस औषधि का प्रकृतिगत लक्षण ठंडी हवा के न सह सकना है, परंतु जुखाम में जो हर बार रोगी को ठंडी हवा में जाने से उस पर आक्रमण कर देती है, नाक बंद हो जाती है। रोगी कहता है कि जब भी मैं ठंड में जाता हूँ जुखाम नए सिरे से मुझे आ घेरता है, मानो हर ठंडे सांस से जुखाम आ जाता है। गर्म कमरे में आने से उसे चैन पड़ता है। इस प्रकार के जीर्ण जुखाम को यह ठीक कर देता है। ठंडी लगने से छींक आने लगती हैं, नाक बहने लगती है, पहले पीला स्रव निकलता है, अंत में गाढ़ा पीला बदबूदार हो जाता है, तो यह बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। ठंड से आँख आना, आँखों की स्वेलिंग, आँखों से गाढ़ा पस जाना, आँखों से बदबूदार गाढ़ा पस मिश्रित स्रवित जाना, आँख का शोथ जिसमें छोटे छोटे अल्सर हों, आँख के भीतर के अल्सर रक्त मिश्रित, आँखों का लाल हो जाना, पलकों की सूजन आ जाना, आँख के किनारों का पलट जाना, उनमें जख्म हो जाना आदि इसमें पाए जाते हैं। अगर आँखों के रोगों में हैपर के चरित्रगत लक्षण मौजूद हों, ठंड से रोग बढ़े, खट्टी बू का स्रव निकले, तो यह औषधि उपयुक्त होगी। अगर आँख के लक्षण अस्पष्ट भी हों परंतु हैपर के चरित्रगत लक्षण मौजूद हों तो यह औषधि लाभ करेगी, क्योंकि औषधि निर्वाचन में मुख्य बात औषधि का व्यापक लक्षण है, चरित्रगत लक्षण है, एकांगी लक्षण नहीं है। ठंड से कान पकना, खट्टा बदबूदार पनीर के रंग का सा मवाद आना, ठंड से कान के भीतर के भाग में शोथ हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ जख्म बन जाता है, कान का पर्दा फट जाता है, कान में असहनीय दर्द होता है, खून मिला स्रव निकलता है। पहले ऐसा लगता है कि कान बंद हो गया है, बाद को कान में बोझा सा महसूस होता है, फिर कान का पर्दा फट जाता है, पस निकलने लगता है, गाढ़ा स्रव निकलता है जिसमें पनीर के टुकड़े जैसे होते हैं, सड़े हुए पनीर की बू आती है और रोगी से खटास की गंध निकलती है। इनमें हैपर लाभ करती है, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। मूत्राशय का शोथ, जिन रोगियों को शीत प्रकृति होती है, मूत्राशय में से गाढ़ा सफ़ेद पानी के से रंग का स्रव निकलता है, मूत्र प्रणाली में खपच की सी चुभन होती है। स्मरण रहे कि ये सब हैपर के चरित्रगत लक्षण हैं। उनके मूत्राशय में स्वेलिंग है, यह औषधि लाभ करती है। मूत्राशय की इस प्रकार की स्वेलिंग गोनेरिया में पाई जाती है। मूत्राशय में जख्म हो जाते हैं, पेशाब बेग से नहीं निकलता, मूत्राशय में मूत्र के बेग से निकलने की शक्ति नहीं रहती, बहुत हल्की हल्की धार निकलती है या पेशाब बूंद बूंद करके जाता है और पुरुष में मूत्र की धार आगे को न जाकर सीधे नीचे गिरती है। लूज मोशन, इस औषधि में बच्चों को दस्त में
खट्टी बू आती है। दस्त पतले होते हैं, इनका रंग सफ़ेद होता है। खट्टी बू इसका चरित्रगत लक्षण है। किलकेरिया कार, रियूज तथा मैग्रेसिया कार में भी खट्टी बू का लक्षण है, परंतु हैपर के दस्तों में खट्टी बू के साथ ये सफ़ेद होते हैं। गले में, मूत्राशय में या कहीं खपचकी सी अनुभूति, टॉन्सिल गोनेरिया। इस औषधि का एक विशेष लक्षण यह है कि रोगी को गले में या मूत्राशय में या मल द्वार में या कहीं भी खपचकी सी, गले में काट या सुई चुभने की सी अनुभूति होती है। ऐसा प्राय सिफिलिस के कारण टॉन्सिल के रूप में गले में या गोनेरिया के कारण मूत्र नली में, बवासीर के कारण मलद्वार में हो सकता है। यह लक्षण अर्जेंटम नाइट्रिकम तथा नाइट्रिक एसिड में भी पाया जाता है। अर्जेंटम में सारे गले में कांटे हो जाते हैं, जैसे हम बता चुके हैं। जैसे जो सिंगर होते हैं, गायक होते हैं, उनके गले में पाया जाता है कि बोलते बोलते गला पक जाता है, सारे गले में दर्द होने लगता है। अर्जेंटम का रोगी मीठा बहुत पसंद करता है। हैपर का रोगी अचार, चटनी, खटाई पसंद करता है। नाइट्रिक एसिड के रोगी के पेशाब में घोड़े के पेशाब की सी बू आती है। टॉन्सिल की कुछ मुख्य औषधियाँ। एकोनाइट, शुरू में ठंड लगने से टॉन्सिल का शोध हो जाना। बेराइटाकार, अगर एकोनाइट के बाद पता चले कि रोग बढ़ा हुआ है। बेलाडोना, टॉन्सिल में तो बुखार ज़्यादा, सूजन, लालमा, सिरदर्द हो तो बेलाडोना होती है। मर्क विक्स, टॉन्सिल दाएं या बाएं किसी भी तरफ हो, बदबूदार सांस, गीली जीभ, जिस पर दांतों के निशान पड़ जाएं, पसीना आए परंतु पसीने से आराम ना मिले तो मर्कसोल देनी चाहिए। फाइटोलिकाबेरी में अगर गले की श्लेष्मिक झिल्ली में छाले पड़ जाएं तो जो है ये देनी चाहिए। हैपरसल्फ, जब अन्य सब दवाओं के देने के बाद भी ऐसा पता चले कि टॉन्सिल पकेगा, इसमें पस पड़ जाएगा, तब दिया जाता है हैपरसल्फ। और बेसिलिनम, उस रोग में सप्ताह में एक बार 200 शक्ति दे देना लाभकारी होता है। त्वचा रोग, त्वचा के जोड़ों में फुंसियाँ होना। त्वचा के रोगों में हैपर का प्रयोग तब किया जाता है जब जरा सी चोट लगे और पस पड़ जाए। डॉक्टर गोएरन्स का कथन है, जहाँ जोड़ हों वहाँ में, बगल में, घुटनों के पीछे, वहाँ फुंसी हो जाना इस औषधि का विशेष लक्षण है। जनन इंद्रियों, अंडकोश, जांघों के बीच नमीदार फोड़े फुंसी में जब अत्यधिक स्पर्श अनुभूति हो तब इसका प्रयोग करना चाहिए। अचार, खट्टी चीज़ें आदि की इच्छा। अजीर्ण रोग, वैसे तो अजीर्ण रोग में इसका प्रयोग बहुत कम होता है, परंतु एक ऐसा भी अजीर्ण है जिसमें यह काम कर सकती है। जब रोगी को अम्ल चीज़ों को खाने की उत्कृष्ट इच्छा हो, खट्टी चीज़ें, अचार, चटनी के लिए, शराब के लिए वह परेशान रहता हो, खाने के बाद रोगी को ताकत तो आ जाती है परंतु पेट भारी हो जाता है। भोजन प्रणाली से खट्टा पानी बार बार ऊपर को आता है, कभी कभी उल्टी भी हो जाती है। खाने के कुछ घंटे बाद पेट फूल जाता हो, पेट का कपड़ा ढीला करना पड़ता हो, इन लक्षणों के साथ कभी कब्ज हो, कभी दस्त आ जाते हों, नॉर्मल मल भी कठिनाई से निकलता हो, तब यह औषधि अजीर्ण बदहजमी को भी ठीक कर देती है। फीवर की शीत अवस्था में ददोड़े पड़ जाना। ज्वर की शीत अवस्था में शरीर में ददोड़े पड़ जाते हैं, उनमें खुजली होती है, जलन होती है और गर्मी की अवस्था आने पर ये ददोरे समाप्त हो जाते हैं। शीत अवस्था को समाप्त हो जाने पर ददोड़े निकल आना एपिस का लक्षण है। एपिस के ज्वर में रोगी को खट्टा बदबूदार पसीना आता है। हैपरसल्फ
मेडिसिन के अन्य लक्षणों की बात करें तो ये लक्षण भी हो सकते हैं। सारी रात पसीने से तर हो जाना। इस औषधि के अनेक रोगों में सारी रात पसीना आने का लक्षण पाया जाता है। खांसने पर या जरा से परिश्रम से रोगी पसीने से तर हो जाता है। लिकोरिया में बेहद खट्टी बू आना। रोगी को इतना प्रदर स्राव होता है कि उसे नैपकिन का प्रयोग बार बार करना पड़ता है। लिकोरिया का डिस्चार्ज बदबूदार सड़े पानी के सी गंध का होता है। नैपकिन स्राव से इतना भीग जाता है कि उसे हटाकर धोना पड़ता है। उसकी बदबू से कमरा भर जाता है। इतनी बदबू आती है कि रोगी के कमरे में घुसते ही कमरा बदबू से भर जाता है और एकदम कहा जा सकता है कि उसे यह रोग है। शरीर में फौरन बॉडी कोई अन्य पदार्थ शरीर से फौरन बॉडी को निकाल देने की शक्ति। अगर शरीर में सुई टूट जाए या गोली आदि कोई फौरन बॉडी या पदार्थ आ जाए तो हेपर या साइलेसिया से यह सहज निकाली जा सकती है। अगर फेफड़े में गोली अटक जाए तो इन दवाओं को नहीं देना चाहिए, क्योंकि जहां गोली पड़ी होती है वहां वह चारों तरफ से तंतुओं से घिर जाती है और कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। इन दवाओं से उसका घेरा टूट सकता है और गोली निकलती हुई फेफड़े को नुकसान पहुंचा सकती है। नम मौसम में दमे में आराम। डॉक्टर नेस का कहना है कि नम मौसम में दमे में आराम होने में हेपर सल्फ जैसी दूसरी कोई औषधि नहीं है। हेपर सल्फ के दमे में नम मौसम में रोगी को आराम रहता है। पुराने दमे में हेपर सल्फ और नेट्रम सल्फ इन दोनों दवाओं से लाभ होता है, परंतु इनमें भेद यह है कि हेपर का दमा खुश्क ठंडी हवा से बढ़ता है, नम हवा से ठीक रहता है। नेट्रम सल्फ का दमा डलका मारा की तरह होता है, हेपर से उल्टा। वह खुश्क ठंडी हवा में ठीक रहता है, नम हवा में रोग बढ़ जाता है। हेपर सल्फ कैलकेरिया सल्फ की तुलना। डॉक्टर फॉस्ट का कथन है कि कैली सल्फ का प्रभाव शरीर की बाहरी त्वचा एपिडर्मिस पर होता है। हेपर सल्फ और कैलकेरिया सल्फ का प्रभाव शरीर की अंदर की त्वचा पर होता है। अंदर की त्वचा अर्थात फोड़े फुंसी पर। इन दोनों में भी फोड़े खुलने से पहले हेपर का क्षेत्र है, फोड़ा खुल जाने के बाद कैलकेरिया सल्फ का क्षेत्र है। हेपर फोड़े को फोड़ दे तो कैलकेरिया सल्फ उसे भर देगी। अब हम जानते हैं इसके मूर्त चित्रण के बारे में। हेपर सल्फ का सजीव तथा मूर्त चित्रण। रोगी ठंड से परेशान होता है, हर अंग को कपड़े से लपेटे रहता है, दरवाजे खिड़कियां झरोखे बंद कर देता है। इस बात से घबराया रहता है कि सोते समय न जाने कहां से ठंडी हवा आ रही है। फोड़े फुंसी से त्वचा गंदी मैली रहती है। फोड़े की जरा सी भी स्वेलिंग बर्दाश्त नहीं कर सकता। फोड़े को कोई छू दे तो चीख उठता है। थोड़ी सी चोट भी पक जाती है। शरीर से पसीना छूटता है, खट्टी बू आती है। भिन्न भिन्न अंगों से बदबूदार सड़े पनीर का सा स्राव निकलता है और खट्टी बदबू से मकान भर जाता है। सहनशीलता का उसमें अभाव होता है, किसी की बात सह नहीं सकता। ठंड से परेशान, परंतु नम मौसम में तबीयत ठीक रहती है। खाने में उसे खट्टी चीज़ें, अचार, चटनी का शौक होता है। ऐसा है इसका सजीव मूर्त चित्रण हेपर सल्फ का। दोस्तों अब हम बात करेंगे इसकी डोज की। तो दोस्तों इसकी जो है 30 पोटेंसी 200 पोटेंसी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप 30 पोटेंसी यूज करना चाहते हैं तो 4 बूंद सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। अगर 200 पोटेंसी यूज करना चाहते हैं तो 4 बूंद सुबह शाम ले सकते हैं। दोस्तों
निम्न शक्ति फोड़ा फोड़ देती है, उच्च शक्ति सुखा देती है। डॉक्टर नैश इस बात से सहमत नहीं है। औषधि सर्द प्रकृति के लिए है। तो दोस्तों ऐसे सिम्टम्स अगर मिलते हैं तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। दोस्तों इस संबंध में मेरे से कोई सलाह या सुझाव लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आगे कोई वीडियो डालूँ तो वो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों अब लेता हूँ विदा, मिलते हैं आगे किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।